भाई सबको राम राम। अपन अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फायर और मरीन इंश्योरेंस। ठीक है। फायर इंश्योरेंस होता है, ये किसी भी है ना फाइनेंशियल प्रोटेक्शन से पॉलिसी होल्डर को बचाता है अगर उसका डैमेज होता है आग से। समझे? उससे आग से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए फायर इंश्योरेंस किया जाता है। ओके। और अपना कोई भी प्रॉपर्टी को डैमेज हो किस किस से, एक तो आग से, या भाई कोई ज्वलनशील पदार्थ से, एक्सप्लोजन से, या फिर लाइटनिंग यानी कि बिजली गिरना उससे, इन चीज़ों से अगर, और भी बहुत सारी हैं, इन चीज़ों के समेत बहुत सारी हैं, इनसे अगर किसी के घर पे या किसी की प्रॉपर्टी पे आग लग जाए तो उससे बचने के लिए फायर इंश्योरेंस किया जाता है। तो अपना फायर जो है ना, वो दो रिक्वायरमेंट देखी जाती हैं। या तो रियल में फायर लगी हो, आग लगी हो, रियल में वहाँ पे आग लगनी चाहिए। दो रिक्वायरमेंट है फायर लगने के, या तो रियल में वहाँ पे आग लगी हो, नंबर दो, या फिर वो आग एक्सीडेंटली लगी हो, मतलब गलती से आग लगी हो। वहाँ पे एक्सीडेंट का कोई ना कोई तथ्य होना चाहिए कि भाई एक्सीडेंट हो गया इसीलिए वहाँ पे आग लग गई। समझे? ये जो इंश्योरेंस है ये मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के लिए, चल व अचल संपत्ति दोनों के केस में दिया जाता है। इसमें जो है ना, अगर कि कहीं पे मान लो आग नहीं लगी और वहाँ पे हीट है मतलब गर्मी है लेकिन आग नहीं लगी, और वो गर्मी की वजह से वो प्रॉपर्टी ख़त्म होगी, तो वो फायर इंश्योरेंस में कवर नहीं होगी, ये याद रख लेना। या फिर कहीं पे धुआं बार बार आ रहा है और उस धुएं की वजह से वो प्रॉपर्टी ख़राब होगी, तो वहाँ पर भी फायर इंश्योरेंस काम नहीं आएगा। समझे? कहाँ कहाँ नहीं आएगा? नंबर एक, हीट की वजह से कोई प्रॉपर्टी ख़राब हुई हो, या फिर स्मोक की वजह से कोई प्रॉपर्टी ख़राब हुई हो। समझे? और अगर कहीं पे वॉर वगैरह छिड़ गया, मान लो युद्ध छिड़ गया, या किसी ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया न्यूक्लियर रिस्क वगैरह से, या कहीं पे टेररिस्ट अटैक हो गया, तो वो चीज़ें भी इस पे फायर इंश्योरेंस में कवर नहीं होती, ये याद रख लेना। ठीक है। कोई भी चल व अचल संपत्ति, जैसे कि कोई भी बिल्डिंग, अपना इलेक्ट्रिकल, कोई भी घर पे इलेक्ट्रिकल चीज़ें लगाते हैं वो, अपना मशीनरी वगैरह जो बिल्डिंग के अंदर जिम वगैरह होता है वो, अच्छा फैक्ट्रीज़ के अंदर सामान होता है वो, गोडाउन के अंदर सामान होता है वो, अगर खुले में कोई सामान पड़ा है वो, कोई भी पाइपलाइन है घर की, पानी की, गैस की फिटिंग की, किसी भी तरह की पाइपलाइन, घर पे फर्नीचर है, बेड, सोफ़े, टेबल, अलमीरा, ये हैं, या फिर किसी भी होटल में कोई भी चीज़ें हैं, अगर वो सब चीज़ें इस फायर में इंक्लूड होती हैं। अब ये है ना, अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं इसमें। अभी तक मैंने बता दिया फायर इंश्योरेंस का सारा खेल, क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और क्या नहीं होती हैं। ठीक है। अगर कोई रह जाए तो वीडियो को बैक करके और फिर से सुन लेना, रिपीट सुनना, और उसको सारी चीज़ों को नोट कर लेना। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं तो अनलाइक कर देना, और कमेंट छोड़ देना क्या क्या प्रॉब्लम आई। नंबर दो, मैं इसके नोट्स नहीं दूंगा, बिकॉज़ पका पकाया खाना खाने से दिक्कत हो जाती है। आप लोग खुद बना के खाओ, मज़ा आएगा। आप लोग खुद अपने नोट्स बनाओ, उससे आप जो चीज़ लिखोगे वो आपको डबल समझ में आएगी बाद में। चलो अब अपने टॉपिक पे वापस लौटते हैं। जो है ना इंश्योरेंस एक्ट है, इंडियन इंश्योरेंस एक्ट 1938, इंडियन इंश्योरेंस एक्ट 1938 है, उसके अंदर सेक्शन 2 है, उसमें
फायर इंश्योरेंस की डेफिनेशन दी हुई है, ये याद रख लेना। इंडियन इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 2 में फायर इंश्योरेंस की डेफिनेशन दी हुई है, बस इतना याद रखना है। क्या डेफिनेशन दी हुई है, क्या डेफिनेशन नहीं दी हुई है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, देखो जो मैंने बताया था ना, कोज्ड बाय द वॉर, न्यूक्लियर रिस्क, टेररिस्ट, ये सब चीज़ें इसके अंदर कवर्ड नहीं होती। और क्या कवर्ड नहीं होता? स्मोक की वजह से कोई नुकसान हो गया हो, या हीट की वजह से, गर्मी की वजह से, धुएं या गर्मी की वजह से किसी भी प्रॉपर्टी को कोई अगर नुकसान हो गया हो तो वो इसमें नहीं आएगी। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं पॉलिसी, किस किस तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, टाइप ऑफ पॉलिसीज़। मतलब एक तो ये होती है कि भी डायरेक्ट ही दे दे पॉलिसी, जैसे कि 8 प्रकार की पॉलिसी हैं। एक है स्पेसिफिक पॉलिसी। स्पेसिफिक पॉलिसी है जिसमें एक अमाउंट दे दिया जाता है पॉलिसी का, कि भी हमने आपको इतना अमाउंट दे दिया, और अगर इससे ज़्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी में डैमेज हो ना तो आप हमें मत देना, इससे कम या इतना ही हो तो दे देना। जैसे कि हमने पॉलिसी ले ली 50,000 रुपये की, ठीक है, लेकिन जो जिसकी पॉलिसी करवाई ना वो है 1 लाख का, उसकी वैल्यू है 1 लाख की, और मान लो हमें नुकसान हो गया 40,000 का फायर की वजह से, तो ये 40,000 नहीं, ये यू के यू मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन सपोज करो 40,000 ना मान के 60,000 रुपये नुकसान हो गया, समझे, तो हमें जो पैसा मिलेगा ना इंश्योरेंस का वो 50,000 मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने 50,000 का इंश्योरेंस करवाया था। तो ऊपर के जो 10,000 बच गए ना, 60,000 का लॉस हुआ था, 50,000 उन्होंने दे दिए, जो 10,000 बच गए वो हम अपनी जेब से करेंगे, समझे। अब सेकंड होता है वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी में एक सर्टेन अमाउंट, जैसे कि कोई भी वैल्यूड चीज़ें होती हैं ना, जैसे किसी घर के अंदर कोई पेंटिंग है, कोई पुरानी ज्वेलरीज हैं, कोई स्कल्पचर है, जैसे कि स्कल्पचर होता है कोई भी मूर्ति वगैरह हाथ से बनाई हुई, कोई एंटीक पीस है, कोई पेंटिंग है, अगर उन चीज़ों को भी नुकसान होता है ना तो वो भी इंश्योरेंस के अंदर आएंगी। लेकिन वो चीज़ें पहले बतानी पड़ेगी इंश्योरेंस कंपनी को कि हमारे घर के अंदर ये चीज़ें इंश्योरेंस, ये चीज़ें एंटीक पीस हैं, और अगर आग लगी और इन चीज़ों को नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी उस नुकसान को भरेगी, चाहे वो कितना भी हो, ठीक है। नंबर 3 आती है एवरेज पॉलिसी। एवरेज पॉलिसी में एक पेनलाइज्ड होती है, एक अंडर इंश्योरेंस टाइप में। इसमें क्या होता है, एक कंपनसेशन दिया जाता है कि भाई आपको मान ले आपने 50,000 का करवाया इंश्योरेंस और आपका 80,000 का नुकसान हो गया और आपकी 1 लाख की प्रॉपर्टी थी, तो आपको कहेगा कि भाई ठीक है आपने इतने की एवरेज पॉलिसी करवाई थी, तो आप ऐसा करो 55,000 रुपये ले लो, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। तो एक एवरेज सा कर देंगे, लमसम सा। इसमें क्या है, इसमें लॉस भी होता है और जिसने पॉलिसी की है उसको भी लॉस होता है, और जिसने पॉलिसी करवाई है उसको भी लॉस होता है, दोनों को लॉस होता है, समझे। अच्छा जी, अब आ गया अपना फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग पॉलिसी में होता है जैसे अगर कोई स्टॉक में कोई चीज़ें रखी हैं, अगर उसमें कोई नुकसान हो जाए तो वो होता है फ्लोटिंग पॉलिसी। जैसे कि अगर मान ले अपना कोई गोडाउन है और गोडाउन के अंदर कोई सामान रखा है और वो सामान का ये नहीं पता कि कितना रखा है, कभी सामान ज़्यादा आ जाता है कभी कम आ जाता है, समझे। तो उसमें क्या है, हमें पहले इंश्योरेंस वाले को बताना पड़ेगा कि भी हमारे वेयर हाउस में, हमारे इसमें वेयर हाउस में इतनी चीज़ें रखी हैं, तो वो उसका एवरेज निकाल लेगा। जैसे एक बार अपने में 3 होती हैं, 4 होती हैं और एक बारी में 2 होती है, तो वो कह देगा भी एवरेज हम 3 ले लेते हैं और 3 के हिसाब से इंश्योरेंस कर देंगे। लेकिन इसमें एक टर्म्स है कि वो जो इसका मालिक है ना वो एक होना चाहिए, ये याद रख लेना। ये नहीं है कि बहुत सारे मालिक हो, तो ऐसा नहीं होगा, एक होना चाहिए, ठीक है। फिर आ गया अपना री इंस्टेटमेंट पॉलिसी। देखो इससे तो नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि ये जो है ना ये कंपनसेट पे नहीं करेगी लॉस और डैमेज के, उसमें ये देगी, अगर कोई मशीन ख़राब होगी ना तो उस मशीन को दोबारा दे देगी, पैसे नहीं देगी। जैसे
किसी प्रॉपर्टी में आग लगी और उस आग लगने से कोई सोफ़ा जल गया, तो कंपनी आएगी और सोफ़ा दे देगी, पैसे नहीं देगी। दोबारा से इन स्टेटमेंट, उस चीज़ को दोबारा से लेके आना। कोई मशीन ख़राब होगी और उस मशीन का है फायर से, तो वो मशीन दोबारा कंपनी दे देगी। नंबर 6, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है ना, जो मल्टीपल रिस्क को कवर करती है, यानी कि बहुत सारे रिस्क को कवर करती है। बहुत सारे रिस्क कौन कौन से हैं? जैसे कि चोरी हो गई, बिजली पड़ गई, डाका पड़ गया, बम फूट गया, और अपने आसपास में कोई कम्युनल राइट हो गए, तो उन चीज सब चीज़ों का एक उपाय है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ले लो और इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ये ऑल इन वन है, और यही ज़्यादातर लेते हैं लोग ना। फिर आ जाती है अपनी को सीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। को सीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी है, अगर कोई चीज़ प्रॉफिट में है और उस प्रॉफिट से लॉस हो गया, समझे? जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को फाइनेंशियल लॉस हो गया प्रॉफिट का, जैसे उसने कमाए 1,00,000 रुपए और उसने 1,00,000 प्रॉफिट कमाया और 1,00,000 प्रॉफिट का कोई चीज़ ले ली और उसमें आग लग गया, तो प्रॉफिट वाले में लॉस हो गया ना, तो इसको कंपनी वापस करेगी कौन सीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी में। फिर आ जाता है अपना डिक्लेरेशन पॉलिसी। डिक्लेरेशन पॉलिसी में है, हमें जो रॉ मटेरियल है ना, जैसे किसी कंपनी में अपने कागज का बुरादा रखा है बहुत सारा और उसमें आग लग गई, तो कंपनी उसके पैसे वापस दे देगी। लेकिन अगर इस कागज से उसने कॉपी बना दी, कॉपी तो फाइनल प्रोडक्ट हो गया ना, तो वो पैसे नहीं देगी, समझे? वहाँ पे बहुत सारा बुरादा है। जैसे रॉ मटेरियल होता है ना, रॉ मटेरियल, उसका पैसा देती है डिक्लेरेशन पॉलिसी में, और वो पहले से डिक्लेयर करना पड़ता है कि हमारे पास इतना रॉ मटेरियल आता है, तो वो उसका पैसे देगी। बस इतना है। हम कर लेते हैं क्लेम और सेटलमेंट। क्लेम और सेटलमेंट में है, सबसे पहले है इंटीमेशन टू इंश्योरेंस कंपनी। जैसे अगर किसी को कुछ भी हो गया ना, तो सबसे पहले उसको इंश्योरेंस कंपनी वाले को बताना पड़ेगा कि जी हमारे यहाँ पे इस तारीख को इतने बजे और इसकी वजह से आग लग गई। जो एक टोल फ्री नंबर होता है 24/7, वो ओपन रहता है, उस पर उस कंपनी को बताना पड़ेगा। फिर उसका जो है ना असेसमेंट होगा कि कितना लॉस हुआ आपको, एक्चुअल लॉस कितना हुआ, एक्चुअल नुकसान कितना हुआ आपको प्रॉपर्टी का, और जो गुड्स हैं, जो अंदर चीज़ें रखी थी उसका। फिर जो क्लेम है ना, वो सबमिशन, एक क्लेम का फॉर्म आता है, वो क्लेम का फॉर्म सबमिट करवाना पड़ता है। जो हम कहते हैं भाई हमें हुआ 15 लाख का नुकसान, कंपनी कहती है जी 12 लाख का एक केस में, और एक केस में कहते हैं कि हाँ जी 15 लाख का ही हुआ है। तो ये जो क्लेम है ना, ये हमें 15 दिन के अंदर अंदर उस कंपनी में सबमिट करवाना पड़ता है, नहीं तो अगर लेट हो गए तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर हमें एविडेंस देने पड़ते हैं, एविडेंस एकदम पक्के तथ्य देने पड़ते हैं कि भी फायर किस लिए लगी, फायर के रीज़न क्या क्या थे, फायर क्यों लगी, ये सारे के सारे रीज़न देने पड़ेंगे। हमने कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी, वो कागज़ लाना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा। फिर ये देने के बाद वेरिफिकेशन होता है, कंपनी की तरफ से एक बंदा आता है, वो विजिट करता है उस साइट को, और वो एविडेंस देखता है कि इन लोगों ने यही एविडेंस दिए थे और यही एविडेंस इस आग लगी हुई जगह पे सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। फिर उसके बाद सर्वे होता है, सर्वे में इन्वेस्टिगेशन आता है और वो सर्वे करके ले जाता है कि भी ये सही में इतने पैसे की है या नहीं है। फिर वो बताते हैं कि 15 लाख की हुई है नुकसान या 12 लाख का। अगर वो कह देता 12 लाख का और हम कह रहे हैं 15 लाख का नुकसान हुआ है, तो एक बिचौलिया बिठाते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, बिचौलिया बिठाते हैं। वो कहता है भाई साहब देख लो, आप 15 का कहो हो, कंपनी 12 का है, तो न्यू करो 13.5 में मान जाओ दोनों जने, ना तो अपने जाओ केस लड़ लो दोनों, तो उसमें कंपनी भी खुश और ये भी खुश।
अच्छा, फिर आता है सेटलमेंट। सेटलमेंट में जितना पैसा यहाँ हुआ वो पैसा उसको मिल जाएगा, ख़त्म, क्लेम सेटलमेंट हो गया बस। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं मरीन इंश्योरेंस। अच्छा जी, मरीन इंश्योरेंस होता है, अब ये काफ़ी है ना, बहुत पुराना है मरीन इंश्योरेंस। ये 18वीं शताब्दी में जब सारा का सारा व्यापार जहाज़ों के थ्रू होता था पानी वाले, तो वहाँ पे कई बारी डकैत आ जाते थे, कई बारी साइक्लोन आ जाते थे, कई बारी वैसे खराबी हो जाती थी, तो उनसे निपटने के लिए मरीन इंश्योरेंस के साथ इंश्योरेंस कंपनी की शुरुआत की गई। अपने इंडिया का जो मरीन इंश्योरेंस एक्ट है वो आया था 1 अगस्त 1963 में इंडिया में, भारत में। उससे पहले मरीन इंश्योरेंस अंग्रेजों के टाइम का चलता था, ठीक है। पहली कंपनी आई, ये एक्ट आया, समझे। और जो पहली कंपनी आई थी 1710 में, वो थी द सन इंश्योरेंस ऑफिस लिमिटेड। कहाँ पे? कलकत्ता में। पहले भी बताया था कलकत्ता ही क्यों, पहले की वीडियो में देख लेना, पता लग जाएगा। फिर 1710 में, अब 1963 में ये एक्ट बन गया। इसके तहत एक्ट के थ्रू 1972 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जनरल इंश्योरेंस थी ना, उनको नेशनलाइज कर दिया। किसके थ्रू? जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के थ्रू। अच्छा, नेशनलाइज क्या होता है? नेशनलाइज्ड होता है जो ये जितनी भी इंश्योरेंस की थी ना कंपनी, ये सभी अब भारत सरकार की कंपनी होंगी। ये होता है नेशनलाइज्ड कर देना, मतलब सरकारी बना देना। सरकारी बना दिए कि सारा का सारा इंश्योरेंस का काम देख रेख सरकार के अंडर में होगा। ये नहीं है कि कोई आकर नहीं कह देगा हम कर लाएंगे काम। और ये बाद में नॉन नेशनलाइज्ड हुआ 1991 के बाद में, जब LPG पॉलिसी आई ना, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, तो ये आए ना, इसके तहत इनको नॉन नेशनलाइज्ड किया गया। अब समझ लेते हैं मरीन इंश्योरेंस। ये चीज़ याद रख लेना, एक तो ये और एक ये और एक ये 3 चीज़ें, कुछ भी आ सकता है। अच्छा, मरीन इंश्योरेंस 2 टाइप का होता है, एक तो ओशन मरीन इंश्योरेंस और एक होता है इनलैंड मरीन इंश्योरेंस। मतलब एक तो पानी के भीतर है, एक पानी के बाहर। पानी के बाहर का क्या मतलब है? पानी की न्यू एक यो क्वेश्चन भी उठा है कि पानी के बाहर हो गया तो फिर मरीन इंश्योरेंस का क्या फ़ायदा? सोचो वीडियो ना पॉज करके। अच्छा, अब मैं बता देता हूँ। बाहर वो चीज़, जैसे डॉकयार्ड होता है ना, डॉकयार्ड का मतलब होता है जहाँ से शिप के ऊपर सामान लादा जाता है और फिर वो शिप पानी में जाके और वो फिर अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचती है। तो जहाँ ये इनका सामान रखा हुआ होता है ना डॉकयार्ड पे, वो आता है इनलैंड मरीन इंश्योरेंस के तहत, ठीक है। मरीन इंश्योरेंस का बेसिकली अगर पानी के अंदर कुछ भी लॉस हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको मुआवजा करने के लिए मरीन इंश्योरेंस बनाया गया। अब मरीन इंश्योरेंस जो है ना, ओशन मरीन इंश्योरेंस, ये कवर करता है पेरिल्स ऑफ द सी। अभी इसका मीनिंग बता देना क्या होता है। मैंने बता रखा है फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में, कि पेरिल्स का मतलब क्या होता है। अब इस पूरी वीडियो में पेरिल्स का बिल्कुल भी मीनिंग नहीं बताऊंगा, उसके लिए फर्स्ट पार्ट देखो तभी पता लगेगा। नहीं तो ऐसे तो हर वीडियो को टिक टिक करके और आगे आगे बढ़ते जाओगे, 30-30 सेकंड छोड़ते जाओगे, कुछ समझ ना आवे। अच्छा, द वेसल्स, वेसल को कहते हैं हम हल इंश्योरेंस, ये याद रख लेना। द वेसल को कहते हैं हम हल इंश्योरेंस। इसका मतलब है कि किसी भी शिप को या उससे जुड़े हुए इक्विपमेंट को अगर कोई नुकसान होता है ना, तो उसको कहते हैं द वेसल, और ये ओशन मरीन इंश्योरेंस के तहत कवर होता है। अब द कार्गो, कार्गो होता है जहाँ पे गुड्स जो है ना कैरी किए जाते हैं। गुड्स मतलब सामान, सामान शिप के द्वारा कैरी किया जाता है, उसको कहते हैं कार्गो शिप। अगर उसमें कोई नुकसान हो जाए तो वो भी ओशन मरीन इंश्योरेंस के तहत कवर होगा। अच्छा, द फ्राइट, अच्छा इसके तहत होता है द फ्राइट कॉरिडोर। अब एक सुना होगा, रेलवे में चलाया है फ्राइट कॉरिडोर। फ्राइट कॉरिडोर मतलब ऑल ओवर इंडिया अलग से पटड़ी बिछाई जाएगी, किसके लिए? सामान को, जो गुड्स ट्रेन होती है ना, जिसके अंदर कोयला और काफ़ी सारी चीज़ें भरी होती हैं,
उस ट्रेन के लिए एक अलग से ही इंजन बना दिया, बिल्कुल अलग से इंजन नहीं, एक अलग से लाइन बना दी। वो लाइन स्पेशली इसके लिए होगी, गुड्स ट्रेन के लिए। तो इस लाइन को क्या बोल दिया? द फ्राइट कॉरिडोर। अब द फ्राइट होता है गुड्स और वेसल में किसी भी तरह का डैमेज भी ओशन मरीन इंश्योरेंस के तहत कवर होगा। कैसे? जैसे कोई भी सामान होया या कोई भी वो बॉक्स होया जो वो शिप लेके जा रही है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो सारा कवर होगा द फ्राइट में। अच्छा, लायबिलिटी कवर, इसमें क्या है? अगर कोई दो शिप आपस में टकरा गई और कोलिजन हो गया, उस टकराने की वजह से दूसरी शिप में नुकसान हो गया जिसका इंश्योरेंस नहीं था, तो कंपनी उसको भी क्लेम देगी। अब वो जिससे टकराई थी वो क्या कहेगी? वो कहेगी हमें कि भी हमारा नुकसान भरो, तुम्हारी गलती से हुआ है। तो हमारी गलती का हर्जाना कौन बढ़ेगा? इंश्योरेंस कंपनी। ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस गाड़ियों में भी लेते हैं और उसका मतलब यही होता है। अच्छा, अब ओशियन मरीन इंश्योरेंस कर लिया, दो कैटेगरी के थे। अब रह गया एक इनलैंड मरीन इंश्योरेंस। इसमें होता है जमीन के ऊपर किसी भी तरह का रिस्क। कैसे? जैसे कि कोई भी चीज़ हम ट्रांसपोर्ट करते हैं इधर से उधर, ये एक जमीन का भाग है जो जहाँ पे शिपों के ऊपर सामान लादा जाता है। मान ले सामान यहाँ रखा है और हमने यहाँ से और यहाँ पहुँचा दिया, और यहाँ पहुँचाते पहुँचाते बीच में कुछ नुकसान हो गया, तो उस नुकसान को कौन भरेगा? मरीन इंश्योरेंस भरेगी, इनलैंड मरीन इंश्योरेंस। अब इसमें है बिल्डिंग का रिस्क है। अब ये जो है ना, ये अपना समुंदर के पास में डॉकयार्ड, यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स भी होती हैं, ऑफिसेज भी होते हैं, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो इसके तहत काम आएंगी। एग्जीबिशन कवर हो गया। एग्जीबिशन कवर मतलब कभी कभी समुंदर के किनारे एग्जीबिशंस भी होते हैं, मतलब किसी चीज़ को दिखाने के लिए, पुरानी चीज़ों को, पुरातत्विक विभाग से पुरानी चीज़ों को दिखाने के लिए भी ये होते हैं। ठीक है, तो ये भी इसी के तहत आते हैं। अच्छा जी, नंबर 3 आ गया इंस्टॉलेशन फ्लोटर। इंस्टॉलेशन फ्लोटर में होता है कि जो मटेरियल होता है ना, वो जब कोई भी मटेरियल किसी भी व्हीकल के ऊपर लोड किया जाता है ना, और वो लोड किया हुआ सामान अपने डेस्टिनेशन तक ना पहुंचे, तब तक का इंश्योरेंस इसके तहत आता है, मरीन इंश्योरेंस। ओके, इंस्टॉलेशन फ्लोटर समझ गए। अच्छा, फिर आता है मोटर ट्रक कार्गो कवरेज। इसके तहत क्या होता है? जो गुड्स होता है ना, जो सामान होता है कस्टमर का, अगर वो ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी करते टाइम कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी नुकसान हो जाए, तो उसका हर्जाना कौन बनेगी? ये इनलैंड मरीन इंश्योरेंस भरेगी। अब ये सारी चीज़ें कवर होती हैं इसमें इंश्योरेंस एक्ट 1963 के अंतर्गत। ठीक है, अब आ गया इसकी जो मरीन इंश्योरेंस की जो डेफिनेशन है ना, वो दी गई है इंश्योरेंस एक्ट 1938 में सेक्शन 2(13) में, सेक्शन 2 भाग 13 में। ये याद रख लेना बस। अब क्या डेफिनेशन की हुई है वो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, पीएचडी नहीं करनी हमें। ओके, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस आप सीटी मेन से पहले देख सकें और अपनी अच्छे से तैयारी कर सकें। ना तो मैं तो कदे मेरे तो कुछ है नहीं भाई फ़ायदा, मेरा तो यो है कि शिक्षा बनावे है, और भाई अपना शिक्षा तो बढ़िया नाता है, तो इस मारे आप लोगों को कुछ सहायता हो जाए, सिर्फ इसीलिए। न मन ने कोई वो मतलब ना है, अपना बढ़िया काम चल रहा है। अच्छा जी, अब कर लेते हैं इसके फीचर्स। फीचर्स मतलब जो इंश्योरेंस है ना, उसके क्या क्या फीचर हैं, मतलब क्या क्या बढ़िया चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे अब ये फीचर से पहले अगर चलो फीचर ही कर लेते हैं। जैसे नॉन लाइफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड एंड कंपनी, अगर उस चीज़ को ले जाने में जहाज के अंदर किसी इंसान की मौत हो गई तो उसका हर्जाना मरीन इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी नहीं देगी। यानी कि जान का कोई ठेका नहीं है, माल का ठेका है, जान माल।
जान माल कहते हैं ना, तो जान का ठेका नहीं है, माल का ठेका है बस। कवर एनी लॉस और डैमेज ऑफ शिप, कार्गो, फ्राइट और इवन थर्ड पार्टी लाइफ, ये मैंने पहले बता दिया। किसी भी तरह का नुकसान या उस पे डैमेज होना, किस पे, जहाज़ पे, कार्गो पे जो गुड्स को लेके जाती है, फ्राइट पे जो गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, या थर्ड पार्टी पे कुछ भी दिक्कत होती है, लायबिलिटी होता है नुकसान होना। जैसे कार एक लायबिलिटी है, क्यों? क्योंकि कार की जो रेट है ना वो बढ़ते टाइम में घटती है, कार एक लायबिलिटी है। जमीन एसेट है, आज ज़मीन ली 2 लाख की, 10 साल बाद वो ज़मीन के रेट बढ़ेंगे। बस यहाँ से याद रख लेना लायबिलिटी क्या होता है। अच्छा, इंश्योरेंस ऑफ ए सिंगल जर्नी और फॉर ए नंबर ऑफ वेग्स बट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, अब ये नहीं है कि आपने किसी शिप का इंश्योरेंस करवा लिया कि वो लाइफ टाइम हो जाएगा 2 लाख रुपया में, नहीं, वो इंश्योरेंस होगा केवल और केवल एक टाइम तक। उसने फ्रॉम एंड दैट कहते हैं इसको, मतलब जहाँ से सामान उठाया और जहाँ पे सामान छोड़ने के बाद वो वापस वहीं पे आई जहाज, वहाँ तक का ठेका होता है इसका। सामान लदा और वापस शिप इसी पोर्ट पे वापस आ गई, बस इतना ठेका है इस इंश्योरेंस का, एक टाइम का है, हो गया ख़त्म, बस अगली बारी कुछ नहीं। कवर ओनली सी पेरिल्स एंड पेरिल्स इंसिडेंटल टू सी। अब मैं बता देता हूँ पेरिल्स का मतलब क्या होता है। पेरिल्स का मतलब होता है लॉस, नुकसान, यानी कि अगर समुद्र के अंदर नुकसान हो या फिर नुकसान की वजह से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए समुद्र के अंदर, उस सारे के सारे चीज़ को इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। अच्छा, इनलैंड इंश्योरेंस में जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन करते टाइम अगर कोई सामान टूट गया या कुछ भी हो गया तो इनलैंड मरीन इंश्योरेंस में कवर होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन आता है इसमें से। अच्छा, अब ये टाइप ऑफ रिस्क देख लो, कोई जहाज डूब गया, 2 जहाज की आपस में, जहाज मतलब अपने पानी वाले जहाज, शिप्स, 2 जहाज आपस में टक्कर होगी, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ कार्गो एट द पोर्ट, जो पोर्ट है ना अपना, पोर्ट को देख लेना हिंदी में, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। पोर्ट के ऊपर ही कार्गो से सारा सामान गिर जाना, वो भी इसी रिस्क के अंदर आता है। अगर वोल्केनो होगी, मतलब वोल्केनो का मतलब होता है अपना क्या कहते हैं, ज्वालामुखी का ऊपर फूटने की वजह से अगर इस जहाज़ के ऊपर कोई भी डैमेज होता है तो उसका हर्जाना भी इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। या कोई साइक्लोन आ गया, साइक्लोन मतलब एक बवंडर सा होता है जो पानी के अंदर आता है और जिसके अंदर बड़ी बड़ी लहरें होती हैं और जहाज डूब जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। अर्थक्वेक आ गया उसके अंदर, पानी के अंदर ही, तो भी दिक्कत आ जाएगी। वॉर हो गया, 2 देशों के बीच में वॉर हो गया और उसकी वजह से जहाज को कोई दिक्कत होगी। या सी पायरेसी और थेफ्ट आ गए, मतलब समुंदर के अंदर डाकू आ गए, चोर आ गए, सामान चोरी हो गया, तो उसका भी ठेका इंश्योरेंस का है। और लॉस कोज बाय रैट्स, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुतों को नहीं पता ये। जैसे अगर किसी जहाज के अंदर चूहे ने कतर के इतना कतर दिया वो कि उस कतरने की वजह से जहाज के अंदर पानी भर गया और उस पानी भरने की वजह से सामान को नुकसान हो गया, तो उस नुकसान की भरपाई भी इंश्योरेंस कंपनी ही करेगी, ठीक है। अब अपनी ये है ना 3 कंडीशंस हैं। कंडीशन तो वैसे बहुत सारी हैं देखा जाए तो, लेकिन 3 कंडीशन मेन है। किस चीज़ की कंडीशन है? जो मरीन इंश्योरेंस होता है ना वो कुछ कंडीशन के ऊपर होता है कि भाई ये नहीं आप कुछ भी ले लोगे ना, हर चीज़ का इंश्योरेंस नहीं मिलेगा आपको, एक लिमिटेड इंश्योरेंस मिलेगा। अब उस इंश्योरेंस के अंदर 3 क्लोजेज हैं हुल लॉसेस, कार्गो और फ्राइट। ये 2 तो पता होगा, ये नया है आप लोगों के लिए। अच्छा, हुल लॉस होता है ये कोज्ड टू शिप ऑन अकाउंट ऑफ कोलिजन, स्टैंडिंग और जनरल एवरेज। देखो, हुल क्लोज का मतलब है अगर 2 चीजें आपस में टकरा गई या कोई चीज वहीं पे खड़ी थी और फिर उस पे कुछ नुकसान हो गया या कोई भी अदर कंडीशन, वो भी इसी में आएगी। ये कंडीशन है, एक ये होनी चाहिए। अच्छा, कार्गो आप लोगों को बता दिया
जिसके अंदर लॉस हो जाए सामान का, और उसके अंदर है ना ये बताया गया हो कि उस लॉस का क्या तो नेचर है और किस हद तक लॉस होगा, वो सारा इंश्योरेंस के तहत बताया गया है। ठीक है, फिर आता है अपना फ्राइट क्लोज। फ्राइट क्लोज होता है अपना लॉस ऑफ फ्राइट ड्यू टू पेरिल्स, मतलब नुकसान होना फ्राइट को, जैसे जो अपना अलग से सामान ढोने का जहाज, यस सामान ढोने का जहाज फ्राइट होता है, तो जो फ्राइट होता है ना उसको नुकसान हो जाए पानी के अंदर कुछ समय तक समझे, सामान ढोने वाले जहाज को कुछ समय तक पानी के अंदर नुकसान हो जाए तो उसको कहते हैं फ्राइट क्लोज। अब ये आगे कंडीशंस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी इतना ही इंपॉर्टेंट है ना, इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो वो पीएचडी टाइप हो जाएगा और इतना एचएसएससी में आएगा नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक दे रखा है। मन माने ये पूछ ले कौन कौन से 3 क्लोज हैं, ये पूछ ले कि भाई अगर इंश्योरेंस के तहत कौन कौन से कवर होते हैं नहीं होते हैं, एक्ट पूछ ले, तो ये बहुत चीज़ें पढ़ा दी, इतना याद रख लेना, मोर देन सफिशेंट है। और अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। एंड लास्ट थिंग, मैं नोट्स नहीं दूंगा, आप लोगों को नोट्स अपने हाथ से बनाने पड़ेंगे तभी आदत पड़ेगी, पकी पकाई रोटी खाने की आदत मत बनाओ। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और अपने अच्छे से तैयारी करो। जून में नहीं तो जुलाई में 100% पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, जुलाई 2023 में। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और ये जो अपना है ना ये सारा का सारा सिलेबस आगे भी काम आएगा सीईटी में, तो वो तो आप कितनी बारी पढ़ लो, अगर इस बारी नहीं हो तो अगली बारी हो जाएगा, तो वो तो कितनी बारी ही पढ़ो। और अपने दोस्तों को बता देना कि भाई ऐसे ऐसे एक सर हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, मैं कोई फीस नहीं ले रहा, अपना अच्छे से पढ़ो। एंड दैट्स इट, बाय बाय, साइनिंग आउट।